नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष वर्मा इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जीएस स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यहां पे हम लोग आईएएस और यूपी पीसीएस की जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है उसमें लगभग सामान्य अध्ययन के 30,000 प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज हमारा ये भाग नंबर 14 है। इसके भाग 13 ऑलरेडी हो चुके हैं, जो आप हमारी प्लेलिस्ट आईएएस यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 30,000 प्रश्नों की श्रृंखला में जाकर देख सकते हैं। इसका टारगेट क्या है? तो टारगेट है उत्तर प्रदेश जो प्रीलिम्स 2024 से 25 होना है, उसमें सामान्य अध्ययन के जो कि प्रश्न आएंगे वो हमें कवर करना है। और तो दोस्तों, ये वीडियो आपको डेली 7 बजे मिलता है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे एकदम नए हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। चलते हम देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न और शुरुआत करते हैं कि हम लोगों ने कहाँ पे बंद किया था और कहाँ से आज प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों ने अंतिम प्रश्न जो कल किया था ये मेगा ट्रॉपिक्स मिशन भारत और किस देश का, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, किस देश का एक सहयोगी कार्यक्रम है। विकल्प आपका है रूस, फ्रांस, जापान या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो किस देश के साथ है? हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है, ये फ्रांस का एक सहयोगी उपक्रम है जो कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पे मौसम जलवायु को प्रभावित करने वाली जितनी संवहन प्रणालियाँ उनके अध्ययन करने के लिए इसको गठित किया गया है। ये मेगा ट्रॉपिक्स मिशन है। चलते हम देखते हैं हमने अगले क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा अगला 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एआई संचालित बहुभाषी एक चैटबॉट है? तो आखिर कौन सा ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुभाषी चैटबॉट है? जैसे कि दिया गया गीगा चैट, लेक्सी, जुगलबंदी या फिर बार्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सी आंसर सही, जुगलबंदी। जुगलबंदी को जो है किसके द्वारा? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा बहुभाषी, मतलब ये चीज़ सब इसकी विशेषता को बढ़ा देता है कि यह बहुभाषी मल्टी लैंग्वेज पोर्टल है। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। अब जैसे बात करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें जो अन्य दिए गए हैं हो सकता है अन्य भी पूछ लिया जाए। जैसे इसमें गीगा चैट को दिया गया है, तो गीगा चैट एक एआई चैट बॉट है और इसको जो कहीं ना कहीं जो रूस का, कहाँ का? तो रूस का एक सबसे बड़ा बैंक है, उस बैंक का नाम है सेबर बैंक। कौन सा बैंक? तो सेबर बैंक के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। तो ये आपका एक हो जाएगा। अब जैसे लेक्सी की बात करते हैं, तो लेक्सी कौन है? ये चैट जीपीटी, इसका तो नाम सभी ने सुना हुआ है। चैट जीपीटी के द्वारा शुरू किया गया है और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको शुरू किया। अब जो बार्ड क्या है? बार्ड किसके द्वारा? तो ये गूगल का है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, तो ये गूगल का एआई चैटबॉट है। तो सभी को आपको याद रखना है। इसका सही आंसर जुगलबंदी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा ये शुरू किया गया है। चलते हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा अगला जो है 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन करुणा को शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन करंट का था, लेकिन अभी फिलहाल ये जीके में तब्दील हो चुका है। तुर्की, यूक्रेन, नेपाल या फिर म्यांमार। तो इसका सही आंसर क्या है? आखिर जो है ये ऑपरेशन करुणा किसके सहयोग के लिए? तो भैया ये शुरू किया गया था म्यांमार के सहयोग के लिए। तो इसे भारत सरकार ने, जब एक म्यांमार में चक्रवात आया था, कौन सा चक्रवात? मोचा चक्रवात आया था। उस चक्रवात के समय में भारत सरकार ने म्यांमार में सहयोग करने के लिए इसकी शुरुआत की थी। म्यांमार कहीं ना कहीं उस समय बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुका था। अब जैसे अन्य की बात कर लेते हैं, तो अन्य जैसे नेपाल में दिया गया, नेपाल के लिए क्या है? नेपाल के लिए आप याद रख सकते हैं ऑपरेशन मैत्री। ये नेपाल के लिए 2015 में प्रारंभ किया गया था। इसे भी आपको याद रखना। नेपाल में एक 2015 में भूकंप आया था, बहुत ही भयानक भूकंप। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है सहयोग राशि और सहयोग करने के लिए ऑपरेशन मैत्री को प्रारंभ किया गया था। अब जैसे बात करते हैं अन्य की, तो यहाँ पे यूक्रेन देश दिया गया है, तो यूक्रेन के लिए एक शुरू किया गया था ऑपरेशन गंगा। कौन सा? ऑपरेशन गंगा। इसने कब? तो यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे उन सभी फंसे भारतीयों को लाने के लिए।
फंसे भारतीय, जितने भी भारतीय वहाँ पे फंस गए थे उनको लाना एक मिशन था। तो इसे आपको याद रखना। अब जैसे तुर्की की बात करें तो तुर्की के लिए भी एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, ऑपरेशन दोस्त। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, जैसे कि ऑपरेशन करुणा के स्थान पे ऑपरेशन दोस्त पूछ लेता तो तुर्की से ही हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा पूछ लेता तो यूक्रेन हो जाएगा, ऑपरेशन मैत्री पूछ लेता तो नेपाल हो जाएगा। यहाँ पे हमने 4-5 चीज़ें क्वेश्चन क्लियर कर लिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला 18 नंबर प्रश्न है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आखिर कौन सा सही, ये हमें बताना है। पहला बिंदु दिया गया है, योजना का कार्यकाल 1 वर्ष, यहाँ पे क्या है 1 वर्ष का है, जिसमें महिलाओं को उनकी बचत पर 7.5% ब्याज दिया जाएगा। ये पहला है। दूसरा है, खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष बाद शेष राशि का 80% निकाला जा सकता है। ये आपका 2 बिंदु दिए गए हैं। अब जैसे बात करते हैं महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र जो है, ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, इसके दौरान इसको प्रारंभ किया गया है। अब इसकी विशेषता आखिर क्या है? तो इसकी विशेषता यह है कि जैसे कि ये जो है 2023 से लेके कब से, तो 2023 से लेके 2025, मतलब 2 वर्ष हो गए। इसमें क्या 2 वर्ष हो गए। और यहाँ पे क्या दिया गया 1 वर्ष। योजना का कार्यकाल तो यहाँ पे 2 वर्ष का है, जिसमें महिलाओं को 7.5% की ब्याज दर, वो भी त्रैमासिक रूप से जमा किया जाएगा। और इसे प्रदान कब किया जाएगा? जब ये खाता बंद होगा। तो ये विकल्प आपका गलत हो जाता है, पहला बिंदु आपका गलत हो जाएगा। दूसरे पे चलते हैं, दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा जैसे इसमें दिया गया, खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष के बाद शेष राशि का 80% निकाला जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे 80% नहीं, यहाँ पे 40% है। ये भी आपको याद रखना। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो मतलब इसमें ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, आपका इसमें बी विकल्प हो जाएगा। चलते हैं हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज 5000 रन पूरे करने वाला क्रिकेटर बना है? आपके 4 विकल्प हैं, बाबर आजम, विराट कोहली, डेविड वार्नर या फिर जोंटी रोड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो भैया इसका सही आंसर है बाबर आजम, जो कि एक पाकिस्तान क्रिकेट का खिलाड़ी है। और इसने टोटल जो है लगभग 97 पारियों में ही कितने 5000 रन पूरे कर लिए। अगर हम अपने देश के, भारत देश के विराट कोहली की बात करते हैं तो इन्होंने 114 पारियों में इस टारगेट को पूरा किया है। बाबर आजम ने 97 में पूरा कर लिया। तो इसीलिए आप सभी को ये भी चीज़ याद रखनी है। अब जैसे डेविड वार्नर की बात करते हैं तो इन्होंने कब पूरा किया? तो 115 में पूरा किया। तो ये विराट कोहली से 30वें स्थान पे आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको इसे याद रखना है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला 20 नंबर प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? आखिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जो जारी किया गया है उसमें क्या है? विकल्प है 150वां, 161वां, 135वां या फिर 141वां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया इसमें सही आंसर है बी, 161 स्थान पे है। अब जैसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब जारी कब किया गया था? तो ये जारी किया गया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। आखिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि आखिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस क्या? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया ये मनाया जाता है 3 मई को। तो ये भी आपको याद रखना, 3 मई को मनाया जाता है। उसी दिन इसको जारी भी किया गया। अब इसमें भारत तो 161वें स्थान पे आ गया। अब जैसे पहली बार की बात करते हैं तो पहली बार इस जो रिपोर्ट को 2002 में जारी किया गया। 2002 से प्रतिवर्ष इसको जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप याद रखिए। लगभग जो टोटल देशों की बात करते हैं तो टोटल लगभग इसमें 180 देशों को शामिल किया गया है, जो कि मतलब इसमें ये रिपोर्ट जारी हुई है।
चलते हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों हमारा 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है? सूरीनाम की बात करा, सूरीनाम एक देश है। तो इसमें दिया गया है नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, द्रौपदी मुर्मू या रामनाथ कोविंद। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका सी विकल्प सही, द्रौपदी मुर्मू जी को जो है सूरीनाम की राजधानी जो है पारामारिबो, यहाँ पे इसकी राजधानी अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, क्या है? पारामारिबो इसकी राजधानी है। वहाँ पे इनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। और कहीं ना कहीं बात करते हैं तो यह जो पुरस्कार पाने वाली हैं ये पहली महिला राष्ट्रपति बन गई, पहली भारतीय महिला बनी है। चलते हैं देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों हमारा अगला 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 से 1977 पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक का नाम है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 से 1977 पुस्तक लिखी है। विकल्प हैं डॉक्टर विजय तंद्रा, A.K. भट्टाचार्य, आदित्य भूषण या फिर शशि शेखर वेम्पटी। तो कौन है इसके? तो इसके सही आंसर है A.K. भट्टाचार्य, बी विकल्प आपका सही हो जाता। तो इसमें देखिए, इसमें पहली चीज़ तो है कि 1947 से लेकर 1977 तक लगभग 30 वर्ष तक का जो कि हमारा आर्थिक स्थितियाँ चली हैं, आर्थिक जो उथल पुथल मची है, उन सभी को इसमें मतलब प्रकाशित किया गया या लगाया गया। तो इसे आपको याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस, क्या 5 जून को मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, क्या 12 जून को मनाया जाता है? विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, क्या 21 जून को मनाया जाता है? विश्व औषधि दिवस, क्या जो है 24 जून को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जैसे हम बात करते हैं कि इसमें जैसे विश्व पर्यावरण दिवस तो कहीं ना कहीं 5 जून को ही मनाया जाता है, और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये 12 जून को ही मनाया जाता है। आपको ये भी चीज़ याद रखना। और साथ ही में जैसे बात करते हैं विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, ये 21 जून को ही मनाया जाता है। और विश्व औषध दिवस कब मनाया जाता है? आपका जैसे कि ये विकल्प सही हो जाता है तो गलत क्या होगा? आपका ये विकल्प गलत होगा। मार्क आपको क्या करना? डी, क्योंकि नहीं पूछा गया है। अब नहीं पूछा गया तो आपको यही टिक करना है। तब जैसे कि बात करते हैं कि आखिर विश्व औषधि दिवस मनाया कब जाता है? आगे 24 तारीख को नहीं मनाया जाता है, 24 जून को तो मनाया कब जाता है? तो कहीं ना कहीं ये मनाया जाता है 26 जून को। आपको इसे याद रखना। 2 दिन का अंतर किया गया है। देख लीजिए कितना छोटा माइन्यूट सा अंतर किया गया। अगर आप ध्यान नहीं दिए, सिर्फ जून याद रखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका डी विकल्प हो जाएगा विश्व औषधि दिवस 26 जून को मनाया जाता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टेमिस समझौते से संबद्ध नहीं है? आखिर कौन सा देश है जिसका संबंध नहीं है, संबद्ध नहीं है? विकल्प है यूनाइटेड किंगडम, भारत या ऑस्ट्रेलिया या फिर रूस। तो इसका जो सही आंसर है डी विकल्प है, ये आर्टेमिस मिशन जो है समझौता है उससे संबंधित नहीं। अब आखिर आर्टेमिस मिशन है क्या? पहली चीज़ ये है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। और ये समझौता क्यों किया गया, जैसे उद्देश्य इसके बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो मतलब स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, भारत के बाहर का अंतरिक्ष, उसको नियंत्रित करना है। नियंत्रित करने का अर्थ क्या हुआ? जैसे जो अन्वेषण होते हैं वहाँ पे जो लोग अपने ग्रह उपग्रह को भेजते हैं, साथ ही में जैसे चंद्रमा के लिए हुआ, मंगल के लिए हुआ, धूमकेतु के लिए हुआ, इन सभी के लिए जो अंतरिक्ष का उपयोग है उसके लिए एक सामान्य दिशा निर्देश या सिद्धांत स्थापित करने की बात करता है। और ये कहीं ना कहीं एक गैर बाध्यकारी जो है गैर बाध्यकारी, मतलब अगर आप इसमें शामिल भी हो जाते हैं तो जरूरी नहीं कि आप इसका पालन कीजिए, क्योंकि ये गैर बाध्यकारी है। तो कहीं ना कहीं भारत जो है इसमें समझौता करने वाला एक 27वां देश बना है। कौन सा? तो 27वां देश बना है भारत। और इसके अलावा अन्य देशों की बात करते हैं तो अन्य देशों में जैसे कि बहुत सारे देश हैं, हम एक बार सबका नाम ले लेते हैं, आप तो
ध्यान रखिएगा। जैसे कि पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है बहरीन, तीसरा है ब्राज़ील, और इसके बाद है कनाडा, इसके बाद है कोलंबिया, वहीं क्रंच रिपब्लिक हो जाता है, इसके बाद आता है इक्वाडोर, इसके बाद आता है फ्रांस, और इसके बाद आ जाता है इंडिया, और इसके बाद आ जाता है इजराइल। और साथ में इटली हो गया, जापान हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, मैक्सिको हो गया और न्यूजीलैंड हो गया। इसी में नाइजीरिया हो गया, पोलैंड हो गया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो गया, रोमानिया हो गया, रवांडा हो गया, सऊदी अरब हो गया, और सिंगापुर, स्पेन, यूक्रेन, सऊदी अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इस तरह से इतने टोटल सभी देश शामिल हैं। तो इसे आपको याद रखना। तो कहीं ना कहीं यह जो समझौता है यह 1967 कब, तो 1967 का एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब स्पेस के लिए एक संधि की गई थी, अंतरिक्ष संधि, बाह्य अंतरिक्ष संधि, उसी की नींव पे आधारित है। तो इसे आप सभी को याद रखना, और कहीं ना कहीं ये 2020 में स्टार्ट किया गया। चलते हैं, हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। दोस्तों ये जो हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला फुटबॉलर बन गया है? आखिर 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला फुटबॉलर। विकल्प आपका दिया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, या किलियन बाम्पे, या फिर नेमर जूनियर। तो आखिर कौन है? तो देखिए इसका सही आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आखिर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 2024 में जो इन्होंने एक यूरो का 2024 क्वालिफाइंग राउंड मैच खेला, उसके बाद 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले ये खिलाड़ी बन गए। अब इनका इतिहास क्या रहा है? जैसे कि इन्होंने अपना पहले मैच की बात करते हैं, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था ये खेला था 2023 में, और इसमें लगभग 20 वर्षों का सफर तय किया इन्होंने। अब 20 वर्ष बाद इनके टोटल जो मैच पूरे हुए हैं 200 पूरे हुए हैं। तो इसीलिए आपको याद रखना। और साथ ही में इन्होंने गोल की बात करते हैं तो 123 गोल भी मारे हैं, गोल, क्योंकि कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है कितने गोल मारे गए हैं, तो 123 गोल अभी तक का मारे गए। चलते हैं, देखते हैं कि इसका अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों इसमें हमारा अगला प्रश्न 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है? यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो पहला है, दूसरा जनजातीय खेल महोत्सव है। कौन सा राज्य है? राज्य की बात कर लेते हैं। पहला है मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर आखिर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है ये सी विकल्प आपका सही है, ओडिशा। जो ओडिशा में है वहाँ का जो आदिवासी समुदाय होता है उसके एथलीट कौशल को बढ़ाने के लिए या उसका जश्न मनाने के लिए जो पारंपरिक खेल होते हैं जनजातियों के, उनको एक तरह से संरक्षण प्रदान करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया। अब ओडिशा में जो है वहाँ के जो पुरुष और महिला हैं दोनों ही समग्र रूप से चैंपियन बने हैं। जो पुरुष और महिला बनाए गए हैं उसमें दोनों में जो है पुरुष और महिला ये पहले स्थान पे रहे हैं, ओडिशा ही इसमें रहा है। तो आपको इसे अच्छे से याद रखना। और साथ ही में इसकी मेज़बानी किसने की? इस खेल की जो है मेज़बानी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए मेज़बानी। तो मेज़बानी किसने की है? मेज़बानी की है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय, ओडिशा सरकार, और इसी के साथ में KIIT विश्वविद्यालय। और साथ ही में जो कि ये खेल आयोजित कहाँ किए गए? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहाँ पे? तो भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। तो इसे आपको याद रखना है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 27 नंबर, विकल्प है लिथियम आयन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रश्न क्या है? यह एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। विसर्जन के दौरान लिथियम आयन धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं और ये आवेशित होने पर वापस आ जाते हैं। इसमें विसर्जन की बात कर रहा है, विसर्जन की। तो देखते हैं इन दो बिंदुओं में से कौन सा सही है। जैसे कि पहला है लिथियम आयन जो बैटरी होती हैं कहीं ना कहीं एक रिचार्जेबल मतलब पुनः आवेशित की जा सकने वाली बैटरी होती हैं। तो ये आपका पहला बिंदु तो आपका सही हो जाता है। दूसरे की बात कर लेते हैं
तो दूसरा क्या है, विसर्जन के दौरान जो है क्या होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से जो है धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या किया गया है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। तो इसका सही क्या होगा, ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। तो ये आपका गलत हो जाता है। और जब कहीं ना कहीं इसको दोबारा आवेशित करते हैं तो ये वापस अपने अपने स्थान पे आ जाते हैं। तो ये आपका जो है ये उल्टा दिया गया। अगर यहीं पे ऐसे ना दे के आपका इस तरह से दिया जाता, मतलब ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, तो आपका सही हो जाता। तो आपका ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी विकल्प सही हो जाएगा, केवल एक सही होगा। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। विकल्प है फिनलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क या फिर स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जैसे कि बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी विकल्प, डेनमार्क को पहले स्थान पर रखा गया है। पहली चीज तो किसके द्वारा जारी किया जाता है ये सूची, तो ये जारी किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसे आपको याद रखना। अब जैसे बात कर रहा है कि इसमें प्रथम स्थान, तो फर्स्ट स्थान पे आया है डेनमार्क। अगर सेकंड की बात करता है तो सेकंड पे आया है आयरलैंड। आपका कौन सा सेकंड हो जाता है, आयरलैंड। अब तीसरे की बात करता है तो तीसरा जो थर्ड स्थान पे, ये आपका स्विट्जरलैंड हो जाता है। और कहीं ना कहीं अगर भारत की बात करता है तो भारत भाई इस स्थान पे क्या है, तो भारत इस स्थान में 30 स्थान फिसल कर किस स्थान पे, 40वें स्थान पे आ जाता है। भारत की बात कर रहे हैं, भारत किस स्थान पे, तो भारत का स्थान यह है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलते हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है ये 29 नंबर प्रश्न है। जून 2023 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। अगर MSME के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, विकल्प है ई दृष्टि, दूसरा है प्राप्ति, तीसरा है रीस्टार्ट इंडिया और चौथा है चैंपियंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा इसका सही हो जाएगा, डी विकल्प की बात कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर है भाई ये चैंपियंस है। चैंपियंस 2.0 ये जो है शुरू किया गया MSME। अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछा था कि आखिर MSME दिवस कब मनाया जाता है। तो दिवस कब है, क्योंकि ये इसी दिवस के दिन लॉन्च किया गया, इसीलिए हमें इस दिवस को याद रखना। तो ये कहीं ना कहीं जो है 27 जून, कब, तो 27 जून के दिन MSME दिवस मनाया जाता है और उसी MSME दिवस के दिन इसको जारी किया गया है। अब बात कर लेते हैं अन्य की, जिससे ई दृष्टि की बात करते हैं तो ये रेलवे द्वारा जारी किया गया है। रेलवे की जो सूचना तकनीकी है तो उसको लिए है ई दृष्टि। अब अगले की बात करते हैं प्राप्ति की। तो प्राप्ति का क्या है, तो ये विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, विद्युत मंत्रालय का वो पोर्टल है। और रिस्टार्ट की बात करते हैं तो ये परिवहन मंत्रालय के द्वारा किया गया, परिवहन से संबंधित। ये आपके चारों विकल्प के बारे में बात हो गई। हम चलते हैं, देखते हैं हमारा अगले प्रश्न को। दोस्तों हमारा ये अगला 30 नंबर प्रश्न है, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। इसमें दिया गया मोनाप हाथ निर्मित कागज, मतलब एक मोनाप एक हाथ निर्मित कागज है, एक कला है कि मोनाप उसका नाम है। निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पारंपरिक कला है। विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। तो आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। मोनाप हस्त निर्मित जो कागज है ये कहाँ पे बनाया जाता है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश की एक कला है भाई। अरुणाचल प्रदेश में लगभग कहीं ना कहीं ये 1000 वर्ष, कितने, तो लगभग 1000 वर्ष पुरानी कला है, जो कि अब क्या है, विलुप्त की कगार पे पहुंच गया। तो इसमें जो खादी और ग्रामोद्योग विभाग है, आयोग है, जिसको KVIC कहते हैं, उसके द्वारा इसको पुनर्जीवित करने का एक प्रयास किया जा रहा है। और पुनर्जीवित करने में कहीं ना कहीं इसको फिर से बनाया जा रहा है, उसको जीवित करने के लिए इस कला को संरक्षित किया जाता है। अब जो मोनाप है ये एक हस्त निर्मित कला एक ऐसी होती है जो कि बहुत ही मतलब उम्दा किस्म की होती है
और जैसे कि ऐतिहासिक या धार्मिक महत्व की बात करते हैं तो जो बौद्ध धर्म ग्रंथ और भजन है लिखने के लिए इस कला का मतलब इस कागज़ का प्रयोग किया जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। और जैसे कि वहाँ पे एक स्थानीय वृक्ष होता है, क्योंकि आपसे हो सकता पूछा जा सकता है कि वहाँ का एक स्थानीय वृक्ष है सुगु सेंग। ये वृक्ष है, इसकी छाल के द्वारा बनाया जाता है, इसको छाल से बनाया जाता है और ये एक तरह से औषधीय गुण भी रखता है ये वृक्ष। तो इस तरह से इसे आपको याद रखना। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अपने इतने प्रश्नों को देखा है। साथ ही में मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और साथ ही में अगर आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे GS स्टडी सर्च करके आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बेल दबाइए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और साथ ही में आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है GS स्टडी, उसको फॉलो कर सकते हैं या हमें आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।